गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक रैली थी हैदराबाद के अंदर। एंड इस रैली के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई जो देशवासियों को फॉलो करनी चाहिए। एक्चुअली इन्होंने कुछ बातें बताई। पहली चीज़ तो देखो, ये बोला कि जैसे अभी आज के समय यूएस ईरान का जो युद्ध है ये चल रहा है, इस वजह से जो तेल के दाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर के अंदर बढ़ चुके हैं। प्लस एक एनर्जी क्राइसिस यहाँ पर आ चुका है। अब प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि इस टाइम के ऊपर हम देशवासी क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली कि देखो, देश के लिए कुर्बान हो जाना ये तो देशभक्ति है ही है, पर हम आम लोग भी बहुत सारे अलग अलग तरह से देशभक्ति दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले 1 साल के अंदर अगर मान लीजिए हम कोई फॉरेन का ट्रिप नहीं लेते। पॉइंट आता है, फॉरेन ट्रिप लेने से होता क्या है। देखो, इसके लिए भी आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो यहाँ पे खर्च होते हैं। प्लस एट द सेम टाइम, अगर आपको सोने की कोई खास आवश्यकता नहीं है तो आप सोना ना खरीदें, क्योंकि आप जानते हो कि हमें बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करवाना पड़ता है। उससे फॉरेन एक्सचेंज हमारा आउटफ्लो होता है, वो एक दिक्कत है। तो इस वजह से अगर हम ऐसे छोटे छोटे अपने डिसीजंस लेते हैं ना, तो उससे हमें यहाँ पे फायदे देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने ये भी बोला कि हमें अपनी जो तेल, जैसे अपना पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हमें इसका इस्तेमाल कम करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तरीका ये हो सकता है कि हम मेट्रो लें, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग इस्तेमाल करें, हम रेलवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह जाने के लिए अपनी खुद की गाड़ी ही लेके जाने की ज़रूरत है, कि मान लो किसी को कहीं जाना है तो 4 लोग हैं घर के अंदर और 4 गाड़ियां चल रही हैं। ऐसा नहीं करना हमने। प्लस एट द सेम टाइम, हमें कोविड 19 पेंडेमिक के अंदर हमने कुछ चीज़ें स्टार्ट करी थी, हम उनको वापस रिवाइव करें। जैसे फॉर एग्जांपल, वर्क फ्रॉम होम हो गया, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग, ये सब चीज़ें करेंगे ना, उससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों को ट्रैवल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ट्रैवल कम करेंगे तो फ्यूल का जो यूजेज होगा वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने यही बोला कि देखो, हमें अब यहाँ पे फोकस करना है लोकल चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने फिर से वही बात कही, वोकल फॉर लोकल। देखो, जब हम लोकल प्रोडक्ट्स, देश में बने हुए प्रोडक्ट्स अगर हम खरीदते हैं ना, उसका फायदा ये होता है कि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता है और हमें इंपोर्ट्स के ऊपर हमारे जो डॉलर्स हैं हमें वो भी नहीं खर्च करने पड़ते। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली पॉइंट बन जाती हैं। बाकी देखो, सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसानों की अगर हम बात करें, देखो किसानों के लिए हम फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाते हैं। मार्केट में, मतलब ग्लोबल मार्केट में उनका दाम लगभग 3,000 रुपए के आसपास है, पर सरकार ने सब्सिडी देके इंश्योर किया है कि किसानों तक ही केवल 300 रुपए के अंदर ये फर्टिलाइजर उपलब्ध हो पाए। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अगर लोग भी अपनी छोटी छोटी चेंजेस करेंगे अपनी लाइफ हैबिट्स के अंदर, तो डेफिनेटली सरकार के साथ मिलकर हम यहाँ पे काम कर पाएंगे। एंड उससे जो दुनिया भर के अंदर एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ चुकी है, सप्लाई चेन डिस्रप्शन आ चुका है, उसको टैकल करने के अंदर हमें यहाँ पे मदद मिल पाएगी। प्रधानमंत्री जी की इस अपील को आप लोग कैसे देखते हो, आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों, डेट है आज की 11 मई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है सोमनाथ अमृत पर्व, या फिर आप इसको सोमनाथ अमृत महोत्सव के नाम से भी यहाँ पे जानते हो। एक्चुअली आज यानी कि 11 मई को ना, प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर जाएंगे सोमनाथ मंदिर में। अब सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ कि सोमनाथ मंदिर का क्या अपने आप में हिस्ट्री क्या रही है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, करंट अफेयर से उतना नहीं मेजर बनेगा, वो आपका स्टैटिक से बनेगा। थोड़ा बताता हूँ। सोमनाथ मंदिर आपको गुजरात में सौराष्ट्र कोस्ट के प्रभास पतन, यहाँ पर आपको सोमनाथ मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। अब सोमनाथ मंदिर का जो जिक्र है वो आपका शिव पुराण के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं भगवान शिव के, उनमें से एक आपको सोमनाथ मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। सोमनाथ मंदिर के अंदर देखो, हिस्ट्री जो रही है बहुत ही डिफरेंट हिस्ट्री रही है। क्यों? क्योंकि देखो, इसको कई बार, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स इसको डिस्ट्रॉय किया गया, मल्टीपल टाइम्स इसको वापस रीबिल्ड किया गया। तो एक तरह से ना देखो कि कैसे कोई आएगा आपके धर्म को, आपकी आस्था को खत्म करने की कोशिश करेगा, पर वो वापस उठ खड़ा होगा। यही है दरअसल में सोमनाथ मंदिर। रिजिलियंस का आपको एक सिंबल देखने को मिलेगा। पहला जो बड़ा अटैक जो माना जाता है ना सोमनाथ मंदिर पे हुआ था, वो 1026 में हुआ था महमूद ऑफ गजनी के द्वारा।
अब इसके बाद टेम्पल को बार बार हमने रिस्टोर करने की कोशिश करी, और भी अटैक्स हुए इसके ऊपर, पर ये मेजर अटैक था। आज़ादी के बाद अगर हम दोस्तों बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी रिकंस्ट्रक्शन जो थी वो स्टार्ट करवाई, और इनफैक्ट 1951 के अंदर उस समय के हमारे जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया था। ये जो आपका मंदिर है, ये कैलाश महामेरू प्रसाद स्टाइल के अंदर यहाँ पे बना हुआ है। अब ये वाला स्टाइल आप में से ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, ये जो पर्टिकुलर स्टाइल है ये नागरा स्टाइल का ही है, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते हो ना, नागरा स्टाइल आपके मेजरली नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में देखने को मिलता है, द्रविडन स्टाइल टेम्पल्स आपको मेजरली साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपका कैलाश महामेरू प्रसाद स्टाइल है, ये नागरा स्टाइल की है। बेसिकली जो आपका गुजरात वाले रीजन के अंदर आपको चालुक्य या फिर सोलंकी ट्रेडिशन देखने को मिलता था ना, उसी के साथ काफी हद तक ये एसोसिएटेड आपको ये स्टाइल देखने को मिलता है, कैलाश महामेरू प्रसाद स्टाइल। अब इसमें एक तो है 150 फुट का शिखर। शिखर आप जानते होंगे, देखो एक होता है, जैसे आपने देखा होगा टेम्पल्स के बारे में, एक होता है आपका सेंक्टम सेक्टोरम, जिसको हम लोग गर्भगृह के नाम से यहाँ पे जानते हैं, राइट। उसके ऊपर आप नोटिस करोगे एक बहुत लंबा सा ऐसे टावर होता है। ये जो राइजिंग टावर है सेंक्टम सेंटोरम के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर, इसको हम यहाँ पे शिखर बोलते हैं। तो यहाँ पर 150 फुट का शिखर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये अरेबियन सी को जो है फेस करता है, और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आपको मंडप यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ बातें हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। अब थोड़ा सा आ जाते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। जैसा मैंने बताया, प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे जाएंगे आज, सोमनाथ मंदिर यहाँ पे विजिट करेंगे। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि सोमनाथ अमृत महोत्सव जो आज के हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, उसके 75 साल कंप्लीट हुए हैं रिकंस्ट्रक्शन के। कैसे, मैंने अभी बताया ना आपको कि 1951 के अंदर इसको इनॉग्रेट हुआ था, तो 75 साल आप ऐड करोगे तो क्या बनता है 2026। तो एक तो 75 ईयर इस बात के कंप्लीट हुए। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई कि जो पहला बड़ा अटैक हुआ था ना, वो 1026 के अंदर हुआ था, अभी अभी बता के हटाऊं। तो भाई इसके 1000 साल यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो दैट इज वाई सोमनाथ मंदिर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सेलिब्रेशन जो थे वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसकी यहाँ पे कमेमोरेटिव सेरेमनी जो है वो यहाँ पे कंक्लूडिंग सेरेमनी के अंदर यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें देखो पॉइंट वही है कि हमारी आस्था, हमारा कल्चर, किस तरह से कंटिन्यूटी हमें यहाँ पे देखने को मिली है, किस जगह से इस तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, पर वापस एक तरह से सोमनाथ मंदिर को हमने रिवाइव किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स और इवेंट्स यहाँ पे प्लान्ड हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे। बट ये जो सेलिब्रेशंस हैं, ये विकास भी विरासत भी, इसको यहाँ पे प्रमोट करते हैं। देखो विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, कि हमने डेवलपमेंट करनी है, पर एट द सेम टाइम हमारी विरासत, हमारा जो हेरिटेज है, हमें यहाँ पे उसको भी प्रिजर्व करना है। तो दोनों को हम यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के साथ। एंड आई होप आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में चीज़ें पता लगी होंगी। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है रस्टी स्पॉटेड कैट के बारे में। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यही है आपकी रस्टी स्पॉटेड कैट। अब हुआ पता क्या, आज तक कभी इसको दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में कभी नहीं देखा गया था, कभी नहीं। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि फरीदाबाद के अंदर जो अरावली लैंडस्केप है ना, वहां पर इसको पहली बार देखा गया, रस्टी स्पॉटेड कैट को। एंड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि देखो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज भी आपको रस्टी स्पॉटेड कैट मिल सकती है। तो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर कैट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो इसका ना, एक तो सबसे पहले नोटिस करना, इस कैट का जो साइज है वो कम है, छोटे साइज की है, पर ये भागती बहुत तेज है, इसकी मूवमेंट बहुत तेज होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड ऑफ कैट्स। क्यों? क्योंकि देखो हमिंग बर्ड का भी साइज छोटा होता है, उसकी मूवमेंट भी काफी तेज होती है, तो इसीलिए इसको हमिंग बर्ड ऑफ कैट्स के नाम से भी जानते हैं। दुनिया की सबसे छोटी वाइल्ड कैट स्पीशीज में से एक आपको रस्टी स्पॉटेड कैट देखने को मिल जाएगी। कहाँ कहाँ मिलती है? ये भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में यहाँ देखने को मिल जाएगी। एंड 80% लगभग जो पॉपुलेशन है वो भारत के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। देखो वैसे की कई एरियाज मिल जाएगी आपके, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक डिफरेंट डिफरेंट रीजन में मिल जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा में। पर दिल्ली एनसीआर में नहीं मिलती थी, ये दिल्ली एनसीआर में पहली बार ऐसा हुआ है। तो आपके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, स्क्रबलैंड्स, रॉकी एरियाज, ग्रासलैंड में मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसका नाम जो पड़ा है ना, वो इसकी बॉडी के ऊपर आप नोटिस कर पाओगे, ये जो स्पॉट्स आपको देखने में ना, रस्टी स्पॉट्स, इसी वजह से नाम पड़ा है रस्टी स्पॉटेड कैट। और एक बात और ध्यान रखना, इसकी टेल यहाँ पे बुश वाली यहाँ पे आपको टेल देखने को मिल जाएगी। प्लस इसकी जो फर होती है वो रेड कलर की, थोड़ी सी आपको रेड या ग्रे का मिक्सचर आप इसको कह सकते हो, ये देखने को मिल जाती है। और इस पिक्चर से आपने एक बात नोटिस करी, ये रात के समय की पिक्चर है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, जो रस्टी स्पॉटेड कैट है वो नॉकटर्नल होती है, यानी कि
वो रात के समय ज्यादा एक्टिव होती है। इवन सुबह का टाइम मतलब जो डस्क और डॉन वाला, ठीक है, शाम वाला और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम भी एक्टिव होती है या फिर रात के समय एक्टिव होती है। बाकी इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो हंटिंग बिहेवियर है, काफी एग्रेसिवली हंट करती है, ट्री को बहुत जल्दी चढ़ जाती है, एजिलिटी बहुत तेज है, स्पीड बहुत तेज है इसकी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है और इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको नियर थ्रेटेंड देखने को मिलता है। WPM शेड्यूल 1 में है। इंडियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो साइट्स अपेंडिक्स 1 में है, पर जो श्रीलंका और नेपाल की पॉपुलेशन है वहां पर ये साइट्स अपेंडिक्स 2 में आपको देखने को मिल जाएगी। पर दिक्कत यही है कि जैसे जैसे देखो पेड़ कट रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उस वजह से इसको यहाँ पे अपनी जो हैबिटेट है वो खत्म होती हुई देखने को मिल रही है। एंड इस वजह से इसके ऊपर यहाँ पे एक बहुत कंसर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये पुरस्कार किस चीज की बात करता है। देखो, आपदा वर्ड आपने पढ़ा, आपदा का मतलब क्या होता है? डिजास्टर। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अवार्ड है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि सरकार हर साल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जिन्होंने अच्छा काम किया होता है ना, उनके लिए ये नेशनल अवार्ड घोषित करती है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। हर साल ये 23 जनवरी को अनाउंस किया जाता है। 23 जनवरी क्यों? क्योंकि 23 जनवरी हम बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, आप लोग मुझे बताना कि इस दिन को हम किस नाम से जानते हैं। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब ये जो पुरस्कार है, यहाँ पर इसकी मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स और जो संस्थान इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्होंने शानदार काम किया होता है, चाहे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, प्रिपेयर्डनेस, जो भी आपका डिजास्टर साइकिल होता है ना, उसके अंदर कुछ अच्छा काम किया होता है, तो उनको यहाँ पर ये अवार्ड मिलता है। जो भी आपका संस्थान होता है उसको 51 लाख का पुरस्कार, और जो आपका इंडिविजुअल होता है उसको 5 लाख का पुरस्कार यहाँ पे मिलता है अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट। और इससे कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है वो हमें इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाती है। अब देखो, अनाउंस तो क्या होता है कि अनाउंस तो ये 23 जनवरी को कर दिए जाते हैं, पर उनको ऑनर बाद में किया जाता है। जैसे अभी पता क्या हुआ, अभी जो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको यहाँ पर अवार्ड दिया गया। मैंने आपको बोला था ना कि एक तो मिलता है इंडिविजुअल्स को और दूसरा मिलता है आपका इंस्टीट्यूशन, जो आपके संस्थान होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ ना संस्थान की, इंस्टीट्यूशन की, तो इंस्टीट्यूशन में तो आपका जो सिक्किम SDMA है, सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये इसको मिला आपका जो पुरस्कार था। और इंडिविजुअल के अंदर मैं बात करूं तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के जी, इनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला। अब पॉइंट आता है कि सर इनको क्यों अवार्ड मिला, ऐसा क्या काम किया इन्होंने? देखो, पहली बात तो अगर मैं इंस्टीट्यूशन में बात करूं सिक्किम SDMA की, तो इन्होंने लगभग 1185 आपदा मित्र होते हैं डिजास्टर फ्रेंड्स, जो कि आपको डिजास्टर के अंदर मदद करते हैं। तो इन्होंने ऐसे 1185 आपदा मित्र डिप्लॉय किए, ट्रेन किया सभी ग्राम पंचायत के क्रॉस, ताकि देखो ग्राउंड लेवल के ऊपर गांव वगैरह के अंदर भी डिजास्टर को टैकल करने की यहाँ पे क्षमता हो। तो डेफिनेटली इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है लोकल लेवल के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग काम करने की रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में तीस्ता फ्लैश फ्लड्स आए। तीस्ता एक नदी है जो कि सिक्किम से फ्लो करती है। तो वहां पर उस फ्लैश फ्लड्स को हम अच्छे से टैकल कर पाए क्योंकि सिक्किम SDMA ने यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग दे रखी थी लोगों को। फिर 2016 अगर हम पीछे जाएं, मंतम लैंडस्लाइड। मंतम एक दरअसल में एक लेक है, एक एरिया है नॉर्थ सिक्किम के अंदर, वहां पर 2016 में लैंडस्लाइड आई थी। तो वहां पर भी इन सब ने सिक्किम SDMA ने शानदार काम किया था। तो क्योंकि सिक्किम SDMA इज डूइंग गुड वर्क, सो दैट इज वाई इंस्टीट्यूशन के अंदर इनको ये अवार्ड मिला। और जब इंडिविजुअल की बात करें तो वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के जी को मिला। इनका कारण यही था कि देखो 2024 में आपको याद होगा कि वायनाड के अंदर लैंडस्लाइड आई थी, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था वायनाड के ऊपर। तो उस टाइम के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल शेल्के जी ने यहाँ पर HADR, बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन वहाँ पे रन किए थे, जिस वजह से लोगों को मदद पहुंचने के अंदर यहाँ पे हेल्प हो पाई थी। सो दैट इज वाई इनको भी यहाँ पे अवार्ड मिला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है जननी पोर्टल। सबसे पहले आप इस जननी पोर्टल की फुल फॉर्म देखो। इट स्टैंड्स फॉर जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। अब आपको इन्हीं वर्ड से थोड़ा आइडिया लग गया होगा। क्या आइडिया लग गया होगा? आपको समझ आ गया होगा कि यार जननी के माध्यम से हम कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पर महिलाओं की और बच्चों की
जो हेल्थ केयर है उसके ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो यार, जैसे एक प्रेग्नेंट महिला होती है तो बच्चा पैदा होने से पहले भी उसका ध्यान रखना है, डिलीवरी के टाइम के ऊपर भी, और सिर्फ वहीं पे बात खत्म नहीं हुई, डिलीवरी के बाद भी जो मदर है और बच्चा है दोनों स्वस्थ रहें, उसके लिए भी प्रॉपर चीजें देखनी पड़ती हैं। प्रॉपर वैक्सीनेशन हर एक चीज यहाँ पे होनी चाहिए। सो दैट इज वाई वी हैव लॉन्च्ड, वी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च्ड दिस जननी इनिशिएटिव। अब पहली बात समझना, ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग चीज नहीं थी, हमारे पास ऑलरेडी एक पोर्टल था, आरसीएच पोर्टल, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल। उसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन आपको जननी पोर्टल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके माध्यम से क्या होगा, देखो देश भर के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं जो रिप्रोडक्टिव एज के बीच में है, उनका डेटा हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। उस डेटा को मेंटेन करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और ट्रैकिंग करते रहेंगे। देखो सब हरा डेटा आ जाएगा, क्या एक महिला जो प्रेग्नेंट महिला है, क्या उसने यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाया नहीं करवाया, कहाँ पर अभी चीज़ पहुंची है, क्या उसने इंस्टीट्यूशन के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाया, बच्चे के कितने कितने वैक्सीन हो गए हैं, वो हर एक चीज़ का यहाँ पे मेटरनल हेल्थ प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यहाँ पे डेटा यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे। तो इस तरह से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रॉपर हमारे पास एक हेल्थ रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। हम ट्रैक करते रहेंगे मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को। यहाँ पर हर एक प्रकार की जो केयर जो बच्चों को चाहिए, मदर को चाहिए, वो हर एक केयर यहाँ पे कवर हो जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कार्ड बनेंगे, ठीक है ना, मदर के और चाइल्ड के डिजिटल हेल्थ कार्ड यहाँ पे बनेंगे, क्यूआर के मतलब क्यूआर एनेबल्ड होंगे, वहाँ पे क्यूआर का भी कोड है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंड उसके माध्यम से सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स का एक्सेस मिल जाएगा। मीनिंग बहुत सिंपल है, देखो मान लो एक महिला है, वो पहले इस अस्पताल में गई, फिर बाद में हो सकता है कि उस महिला को कहीं और जाना पड़े, तो दूसरे अस्पताल में जाएगी ना तो बहुत दिक्कत आती है वहां पे। पर अब वो दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका एक कार्ड बना होगा, डिजिटल कार्ड। सिंपली ये डिजिटल कार्ड यहाँ पे लेके जाएगी, उस डिजिटल कार्ड के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे उस डिजिटल कार्ड में पूरा मेंशन होगा कि कौन कौन से टीके लग चुके हैं, कौन कौन से हेल्थ रिकॉर्ड्स कैसे हैं, हर एक कंप्लीट डेटा वहाँ पे होगा। तो आराम से जो डेटा है वो पोर्टेबल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे देखो फायदा यही होगा कि देखो अगर मान लो कहीं पर प्रेगनेंसी में कोई परेशानी आती है तो ऑटोमेटेड अलर्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। किन किन के क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है वो हमारा लिस्ट जो जनरेट हो जाएगी, रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं को रिमाइंडर चले जाएंगे कि भाई आ जाओ, आपके बच्चे को इंजेक्शन लगाने का वक्त आ चुका है। तो वो हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे करने की कोशिश है, ताकि हमारे जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य हम यहाँ पे और बेहतर यहाँ पे कर पाएं। अब आप लोगों ने और अलग अलग इनिशिएटिव्स के बारे में सुना होगा, जैसे एक है हमारा यूविन पोर्टल, कई बार डिस्कस किया मैंने आपके साथ। यूनिवर्सल इम्यूलाइजेशन जो पोर्टल होता है, यहाँ पर हमारे जो भी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स हैं हमने सबको डिजिटाइज किया हुआ है। इसी के माध्यम से सारा हमें रिकॉर्ड्स वगैरह हम मेंटेन करते हैं यूएन पोर्टल के माध्यम से। फिर आपको पोषण अभियान के बारे में पता होगा। पोषण अभियान की मदद से हम क्या करते हैं, पोषण अभियान की मदद से हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिशन की कोई कमी ना हो, वी इंश्योर दैट, ठीक है ना। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें तो इन इनिशिएटिव्स के माध्यम से न्यूट्रिशन सर्विसेज अच्छी यहाँ पे पहुंच पाती हैं। फिर हमारे पास आप नोटिस कर पाओगे कि बेनिफिशरीज तक हमारे पास पहुंचने के लिए हमारा आभा, ठीक है। आभा क्या होता है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट हमने बनाया हुआ है, ठीक है। उनकी आईडीज बनी हुई हैं, आधार के साथ यहाँ पे लिंकेज हमने किया हुआ है, मोबाइल नंबर के साथ लिंकेज किया हुआ है, ताकि मान लो किसी को कहीं पर भी जाना है, कोई माइग्रेंट है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप आराम से जाइए, आपका पूरा पूरा डेटा हमारे पास है, तो आपको कहीं पर भी कुछ कागज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सारा फायदा यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब एक चीज अंडरस्टैंड करना, जननी में ऑलरेडी 1.3 करोड़ बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन है, जो लाभार्थी है ना, लगभग 1.3 करोड़ है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर आप तो कह रहे हो जननी पोर्टल अभी हमने लॉन्च किया, फिर इसके ऊपर 1 करोड़ 30 लाख इतने बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन कैसे हो गए? देखो मैंने आपको बोला ना कि जननी पोर्टल कोई नया पोर्टल नहीं है, ये आरसीएच पोर्टल, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशंस थे, उन्हीं रजिस्ट्रेशंस को हमने आगे जननी पोर्टल के लिए यहाँ पे आगे दे दिया। तो इस तरह से जननी पोर्टल के पास अब 1.34 करोड़, 1.34 करोड़ यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन हैं। बाकी प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा ऑलरेडी हैं, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल हेल्थ कार्ड जो हैं वो हमने 30 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे जनरेट कर दिए हैं,
और 1 लाख के ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे कि इस तरह से जननी पोर्टल जो है वो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। जो मैटरनल डेथ्स होती हैं, चाइल्ड डेथ्स होती हैं, उनको कम करने के अंदर, प्लस एट द सेम टाइम हमारी जो डिलीवरी है, हेल्थ डिलीवरी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड वाली यहाँ पे हो पाएगी। एंड इसके माध्यम से जो हेल्थ केयर है वो सभी को यहाँ पे अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे मिल पाएगा। एंड दैट इज अवर फोकस, और जननी पोर्टल हमारी उसी में यहाँ पे हेल्प कर रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी 2026 गाइडलाइंस। सबसे पहले देखो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को समझते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। देखो वर्ड देखो, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बेसिकली पता क्या है, आपके जो भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एडेड स्कूल होते हैं, उनमें पता क्या होता है, एक एसएमसी बनती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये करती है, ये इंश्योर करती है कि स्कूल के मैनेजमेंट के अंदर आम लोगों का यानी कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो। और ऐसा पता कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर। ठीक है, जो हमने बोला था ना कि हम फ्री एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन है टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आरटी एक्ट के अंतर्गत ये लिखा हुआ है। जो आर्टिकल 21A भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो उसी के माध्यम से हम जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है यहाँ पे उसको बनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखो एक चीज तो आप अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पर आपके इस कमेटी के अंदर एक तो होते हैं आपके पेरेंट्स एंड गार्जियंस, जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनके गार्जियन होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मान लो उसके सरपंच हो गया, ठीक है, वो सब भी होते हैं। प्लस एट द सेम टाइम ये लोग 75% होते हैं, बाकी 25% में आपके टीचर्स आ गया। ठीक है, एक्चुअली 75% में पेरेंट्स एंड गार्डियन, बाकी 25% में लोकल अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, इस तरह से बनते हैं 100%। समझ पाए? तो स्कूल की एक कमेटी बनी जो स्कूल के कामकाज को देखेगी और उसमें आम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये होता है। और इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर आप नोटिस कर पाओगे कम से कम 50% जो लोग होंगे वो महिलाएं होंगी, ताकि जेंडर रिप्रेजेंटेशन मेंटेन रहे। प्लस एट द सेम टाइम सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, उनके भी यहाँ पे लोग होंगे, वीकर सेक्शन के भी यहाँ पे लोग होंगे, ताकि ना हम स्कूल को सही ढंग से चला पाएं। क्या काम है इनका चलाने का मतलब देखो, जैसे टीचर्स हैं, अब टीचर अटेंडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, मिड डे मील क्या सही ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से है या नहीं है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना है, तो वो सारा काम जो है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ही यहाँ पे करती है। ये आपका फंक्शन होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। इस तरह से 3 एनुअल सब प्लान्स यहाँ पे बनाए जाते हैं स्कूल की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। फिर स्कूल को बहुत सारी देखो ग्रांट्स मिलती हैं, क्या उन ग्रांट्स का सही ढंग से इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, वो भी यहाँ पर यही चेक करते हैं। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क। ठीक है ना? तो डेफिनेटली आप याद रखिएगा कि इसके लिए एक्ट मैंने आपको समझा दिया, प्लस कैसे आरटी एक्ट के माध्यम से इसको लीगल बेसिस यहाँ पे मिला हुआ है। ये जो गाइडलाइंस अभी रिलीज करी गई है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज करी गई हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ यहाँ पे अलाइन करता है, और हमारा जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके साथ डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेशन में काम करता है। ये उन सभी स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल हैं जो बाल वाटिका से ग्रेड 12 तक होते हैं, तो उनके लिए गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं। अब हमने पता क्या कोशिश करी है कि इन गाइडलाइंस के माध्यम से हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के फंक्शंस, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन कर पाएं, उनके जो रूल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पर प्रॉपरली ढंग से अलाइन हो हमारे देश के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ताकि हमारी जो स्कूल गवर्नेंस है वो इंक्लूसिव हो। क्योंकि देखो जब पेरेंट्स गार्जियंस पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से उनका यहाँ पे कोशिश रहती है, प्लस ट्रांसपेरेंसी आती है, पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें। तो मेंबरशिप स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे इस तरह से बना दिया है कि सब लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेड रहें। एट द सेम टाइम हमने एक यूनिफाइड एसएमसी स्ट्रक्चर बनाया है। यूनिफाइड का मतलब कि एक सिंगल मैनेजमेंट कमेटी होगी स्कूल की, जो बाल वाटिका से लेकर ग्रेड 12 के सभी बच्चों के लिए यहाँ पे कैटर करेगी। बाकी इंक्लूसिविटी हमने इंश्योर करी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने डिफाइन कर दी हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मेंबर सेक्रेटरी का काम रहेगा अकाउंटेबिलिटी को देखना। फिर यहाँ पर कुछ अलग अलग सब कमेटीज भी होंगी जो कि यहाँ पे इनको सपोर्ट करेंगी। कैसी सब कमेटी? जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है एक स्कूल बिल्डिंग कमेटी बना दी जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे। एक स्कूल एकेडमिक कमेटी बना दी जाए, वो यहाँ पे देखे क्या बच्चे एक्चुअल में पढ़ भी रहे हैं, क्या कुछ उससे रिजल्ट भी निकल के आ रहा है, क्या बच्चों का सोचने की क्षमता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये सारी चीज़ें। फिर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी,
ठीक है, ये सारे देखेंगे कि हाँ गवर्नमेंट ने जो ग्रांट्स दी थी उनका इस्तेमाल सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ। और मान लो जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, तो 30 लाख तक की कॉस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे ये अंडरटेक कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे इन गाइडलाइंस के अंदर मेंशन है। इससे लर्निंग आउटकम हमारे बेहतर होंगे, सोशल ऑडिट होगा, क्योंकि जब लोग इन्वॉल्व होंगे तो वो पैसे को सही ढंग से ऑडिटिंग उसकी कर पाएंगे। तो ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पर इस बार के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी गाइडलाइंस 2026 के अंदर दी गई हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो ठीक है, तो यही थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।